क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हुए ये देख रहे थे कि तमाम इंसान लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों पैदा कर सकती है। इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि जो बात इंफॉर्मेशन ज़रूरत आपने दूसरे को पहुंचानी है वो एक इस तरह की ज़बान में हो जिसको दूसरा भी समझता हो। उसके साथ नॉन वर्बल भी होते हैं। ये भी कहा गया है कि ज़बान जो है वो सोच की अक्कासी करती है, यानी ज़बान जो है वो थॉट को शो करती है। नाउ इफ़ लैंग्वेज एंड थॉट आर म्यूचुअली linked and language expresses thought and thought needs language to be expressed, then how does culture come into this? कल्चर किसी लफ्ज़ के इस्तेमाल को भी डिटरमिन करता है। लैंग्वेज जो किसी एक कल्चर में बोली जाती हो उसमें कुछ तरह के अल्फाज ज़्यादा या कम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो दुनिया का कौन सा हिस्सा है और उस कल्चर में क्या चीज़ें किस तरह इजहार की जाती हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है सारा और इसको बहुत थॉरली इसके पूरे बखिए उधेड़ के तो हम नहीं देख सके, लेकिन किसी भी ना लैंग्वेज में ना लिंग्विस्टिक्स में ना कल्चरल स्टडीज़ में ना क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में, लेकिन जो हुआ वह इस पे काम जो बड़ी दिलचस्प हैं और ये एक बड़ा वास्ट फील्ड है। जो बुक दी गई है उसकी रेफरेंस भी मौजूद है आपकी रीडिंग्स में। सो यू माइट वांट टू रीड दोज 2 चैप्टर्स अबाउट लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कल्चर। इसमें डेवलपमेंटल जो एविडेंस है यानी जो ग्रोइंग चाइल्ड के ऊपर स्टडीज़ होती हैं उससे ये पता चलता है कि मुख्तलिफ कल्चर्स में पलने वाले बच्चे मसलन इटालियन कैनेडियन एंड जापानीज़ जो एक दूसरे से इतने क्लोज नहीं है कल्चरली, वो भी उसी तरह जेस्चर्स करते हैं जैसे वो बच्चे बच्चे से मुराद है यहाँ इन्फेंट्स यानी बेबीज़ जिस तरह वो बच्चे करते हैं जो कि उन 2 ग्रुप से हैं जो आपस में सिमिलर हैं, जैसे इटालियन कैनेडियन एंड इंग्लिश कैनेडियन। इसका मतलब है कि जैसे कोई चीज़ माँगनी हो, तो वो हाथ ऐसे करते हैं या वो थम्स अप देते हैं या वो जो बेबीज़ हैं, उनके जेस्चर्स बड़े सिंपल होते हैं। हाथ बाहर को फेंकना, हाथ अंदर को करना, जहाँ दर्द है वहाँ हाथ लगाना, किसी ने उँगली दी है तो उसको मुट्ठी बंद करके पकड़ लेना। तो उन्होंने ये देखा कि इसमें मुख्तलिफ कल्चर्स में जो बच्चे पल रहे हैं बेबीज़, उनके जेस्चर्स सिमिलर हैं। ये स्टडी जो है इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। इसी तरह जैसा मैंने कहा कि अगर किसी ख़ास रीजन में एक लैंग्वेज बोली जा रही है, अब इनुई लैंग्वेज जो है वो एस्किमोज़ की लैंग्वेज है। उसमें स्नो के लिए ज़्यादा अल्फाज हैं, बर्फ़ के लिए। अब क्या उसकी वजह ये है कि उनके इर्द-गिर्द बर्फ़ है, उनके घर भी बर्फ़ के हैं, वो रहते भी बर्फ़ में, वो बर्फ़ के अलावा रहते ही नहीं। उनके पास ज़मीन की जगह बर्फ़ है, ग्लेशियर हैं, उनका पानी भी जमा होता है, वो उसी को तोड़ के अंदर से मछली को निकालते हैं। तो क्या इस वजह से ज़्यादा हैं? ओरिजिनली आइडिया ये था, जो कॉमनैलिटी स्टडी कर रहे थे हैकेट के, ये इस वजह से है। लेकिन अब आगे चलिए बात, तो हर लैंग्वेज को इसी तरह स्टडी किया जा सकता है कि क्या स्नो के वर्ड्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो लैंग्वेज बर्फ़ के इलाके में थी। तो फिर क्या जंगल में जो ज़बानें अफ्रीकन थीं, क्या उसमें शिकार के लिए, छुपने के लिए, पत्तों के लिए, दरख्तों के लिए, पानी के लिए, आवाज़ों के लिए जो जंगल में होती हैं, ज़्यादा अल्फाज हैं, उनके शेड्स के लिए बहुत से लफ़्ज़ हैं। जैसे कहा जाता है कि अरबी ज़बान में घोड़े या ऊँट के लिए इतने ज़्यादा अल्फाज हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे पास हैं ही नहीं। इंग्लिश में एक हॉर्स है और उर्दू में एक घोड़ा है और उसके साथ कोई एक आध और लफ्ज़ होगा जो ग़ालिबन फ़ारसी से लिया गया होगा। सवाल बड़ा अच्छा, एक दफ़ा हमने सोशल साइकोलॉजी की किताब पढ़े थे कि एंगर के लिए इंग्लिश और उर्दू में ज़्यादा अल्फाज हैं इनुई की निस्बत। इसी तरह एक आध और ट्राइब है जिनकी लैंग्वेज में गुस्से के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है या बहुत कम है। तो हमने उर्दू में देखे कि तैश, गुस्सा, जुनून या जोश या
ताव आना, कितने अल्फाज हैं इंग्लिश में, रैथ है, एंगर है, फ्यूरी है। सो इन 2 लैंग्वेजेस के वर्ड जो है वो इनोई लैंग्वेज में गुस्से के अल्फाज के इसमें ज़्यादा थे। तो क्या उसकी वजह ये है कि वो लोग गुस्सा कम एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज इस तरह डेवलप नहीं हुई कि उसमें नए-नए वर्ड्स जो हैं वो गुस्से के शामिल हो। लैंग्वेज, थॉट एंड कल्चर पे आगे चलें तो ये जो वॉर्फ साहब है ना, ये एक इंश्योरेंस एजेंट थे, इंस्पेक्टर थे, इंश्योरेंस इंस्पेक्टर। तो ये एम्प्लॉइज़ जब किसी जगह कोई हादसा हो जाए तो उसको देखने, इंस्पेक्ट करने जाते थे। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि जो मीनिंग किसी एम्प्लॉई की समझ में आता है ना, उसकी वजह से उसका एक्शन गलत या सही होता है। एक एम्प्लॉई ने एक वेयरहाउस गोदाम था, उसमें एक माचिस जो है वो गैसोलीन के ड्रम में डाल दी, ज़ाहिर है हादसा हो गया। अब वो जिस गोदाम में वो ड्रम पड़ा था, उसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ था साइन एम्प्टी। उसने एम्प्टी से ये नतीजा निकाला कि है तो ये पेट्रोल का या गैसोलीन का ड्रम, लेकिन ये खाली है। लेकिन एम्प्टी का उसका कॉन्सेप्ट था कि इसमें कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन एम्प्टी में गैस वेपर्स होते हैं, जहाँ पे गैसोलीन हो, उसकी कोई बुखारात टाइप है वो उसमें रह जाते हैं, उसकी वजह से हादसा हुआ। तो वॉर्फ ये कहता है कि उसने जो अंडरस्टैंडिंग की वर्ड एम्प्टी से, उसका मतलब था कि इसके अंदर कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं का मतलब जो है था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर गैसेस थी। तो वो उसके बारे में नहीं सोच सका कि इसके अंदर फ्लेमेबल वेपर्स हैं, यानी आग लगने वाले जो वेपर्स हैं या गैसेस हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं ड्रम में। तो उसने ये क्लेम किया, उसने लैंग्वेज को स्टडी कर रहा था कि मतलब जो आप समझते हैं वो हर किसी के कल्चरल एक्सपीरियंस के हिसाब से फ़र्क होता है। डैनी लैंग्वेज है न्यू गिनी की, उसमें कलर के लिए 2 ही टर्म्स हैं, माला और मिली। माला का और मिली जो हैं वो डार्क और ब्राइट कलर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कलर के लिए जो अल्फाज हैं उसको क्रॉस कल्चरली इन्होंने काफ़ी स्टडी किया है कि किसी कल्चर में कितने रंग हैं। मसलन अगर कोई ऐसा एरिया है जिसमें बहुत जंगल हैं और बहुत शेड्स हैं, मसलन जो ऑटम में पत्तों के रंग हैं, वो कुछ इलाके ऐसे हैं, बॉस्टन है, स्कर्दू है, जापान के एक आध जगह है, जहाँ इतने रंग होते हैं ख़िज़ा के पत्तों के कि उसके लिए नए शेड में भी उस अल्फाज में आ गए हों। अब जो बर्फ़ में रहता है, जहाँ सिर्फ पहाड़ हैं और बर्फ़ है, उसको तो कलर के शेड्स हैं ही नहीं, तो उनकी लैंग्वेज में कम होंगे। अब इन्होंने कहा कि अच्छा क्या यही बात है? तो उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग और डैनी स्पीकर्स जो है, उनको देखने की कोशिश की कि क्या वो शेड्स को परसीव कर सकते हैं? जैसे हम कहते हैं आछी गुलाबी, हल्का गुलाबी, सी ग्रीन, टर्कोइज़ ब्लू वग़ैरह-वग़ैरह। पिस्तई रंग, जो पिस्ते वाला ग्रीन है, वो काई वाला ग्रीन है। सो वो जो शेड्स हैं, उनके लिए हमारे पास अल्फ़ाज़ हैं। और उर्दू तो बहुत रिच है कलर के अल्फाज के लिए। ख़ास तौर पे जो उर्दू डेवलप हुई दिल्ली में, उसमें रंग बहुत के शेड्स बहुत ज़्यादा उस ज़बान में हैं। उनाबी है, आची है, और उसमें बड़ा मामूली सा फ़र्क होता है इस कलर में, लेकिन लफ्ज़ फ़र्क है। वजह ये कि वह रंगा रंग के दुपट्टे और पगड़ियाँ रंगे जाते थे। रंग का बहुत अहम कल्चर में रोल था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ज़बान में बहुत से रंग के लिए अल्फाज हैं, लेकिन क्या उन्हें शेड्स नज़र भी नहीं आते? उनकी परसेप्शन भी फ़र्क है। तो उसको जब स्टडी किया तो पता चला कि ऐसा नहीं है। वो भी अगर उनसे पूछा जाता था ना कि ये डिफरेंट है या सेम है, तो वो लाइट ब्लू को डार्क ब्लू और आसमानी रंग को नेवी ब्लू से फ़र्क कर सकते थे। सिर्फ उनके पास वर्ड्स नहीं थे उसके लिए। सो वर्ड्स ऑफ कलर के लिए लैंग्वेजेस में काफ़ी रिसर्च हुई है कि ये नज़र भी नहीं आते या सिर्फ लफ्ज़ उसके लिए उस लैंग्वेज में नहीं है।